हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से अगर हम बात करें, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं याददाश्त, यानी कि जो भी चीजें हमारे साथ पहले हुई थी या जो भी हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत उसका कुछ ना कुछ याद रह जाता है। किसी का मोबाइल नंबर याद रह जाता है, लोगों के नाम याद रहते हैं, या कई बार आप जैसे किसी इंसान से मिलते नहीं हो काफी टाइम तक, और फिर जब आप 5 से 10 साल बाद अगर मिलते हो किसी से जिससे आपकी रेगुलर बात नहीं हो रही है, तो आप उसे देखोगे, अरे हाँ मैं इसे जानता तो हूँ, इसका नाम क्या था। थोड़ी देर आप 1-2 मिनट सोचोगे, फिर उसका नाम भी आपको याद आ जाएगा, कहाँ रहता है, क्या है, सब कुछ याद आ जाएगा थोड़ी देर बाद। वो क्या होता है, हमारी मेमोरी में वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी, वहां से रिकॉल होती हैं सारी इंफॉर्मेशन, और आपको सब कुछ याद आ जाता है। तो अगर इसकी हम एक डेफिनेशन बोले तो क्या कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में तो आप ये लिखना, मेमोरी इज आवर माइंड्स एबिलिटी टू रिमेम्बर पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, और थोड़ी सी और अच्छी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख देना, मेमोरी इज द प्रोसेस बाय विच वी एनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिकॉल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रिकॉल इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़ती है तो इन्फॉर्मेशन रिकॉल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, आप क्या है, एक एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको क्लास के अंदर पढ़ाए जाते हैं स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और अब क्या है, आपने शायद क्लास में पढ़ा या फिर अपनी बुक में पढ़ा, उसके बाद जब भी आप क्लिनिकल ड्यूटी पे जाते हो वहां पे हो सकता है कोई आपसे आके आपका सीनियर पूछ ले, स्टेप्स बताओ हैंड वॉशिंग के, या फिर 5 राइट्स बताइए आप मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो वहां पे आप क्या करते हो, रिकॉल हो जाती हैं सारी बातें और आप उन्हें बता देते हो इजीली। तो क्या हुआ यहाँ पे, कैसे प्रोसेस कैसे हुआ हमारी मेमोरी का, वो मैं बताता हूँ। 3 मेन स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग में। ठीक है, पहला तो होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग या रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशंस आई हमारे सेंसेस के थ्रू, हमने कोई चीज सुनी, देखी, या कोई भी मान लो स्मेल भी है, वो भी हमारी मेमोरी में स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आई सेंसेस के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में जो हमारा ब्रेन स्टोर कर सके। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, इसीलिए कहा जाता है नहीं कि रट के मत पढ़िए, रटने से क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए याद रहता है, बट अगर आप समझ लेते हो अपनी लैंग्वेज में जो आपका ब्रेन स्टोर कर सकता है, तो वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप स्टोर कर पाते हो। ठीक है, एनकोडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई नर्स है वो लेक्चर सुन रही है इन्फेक्शन कंट्रोल पर, और तब क्या होगा, हमारा ब्रेन वो सारी इंफॉर्मेशंस को एनकोड कर लेगा, यानी कि अपने अंदर रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, फिर स्टोरेज, अब इसमें क्या होता है, रिटेंशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन आई ब्रेन तक गई, अब वहां पे वो स्टोर रहेंगी, रिटेन रहेंगी तब तक। ठीक है, जब तक हमें जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह की मेमोरी होती है, वो मैं बताता हूँ आपको। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंफॉर्मेशन इन ब्रेन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और लॉन्ग पीरियड के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाती इंफॉर्मेशन कैसे फिर वो कन्वर्ट होती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें स्टोरेज आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी आपको बताया गया इन्फेक्शन कंट्रोल पे, या फिर मान लो स्टेप्स ऑफ इंजेक्शन पे बताया गया, टेक्निक्स बताई गई ना, कि पहले क्लीन करना है, सर्कुलर मोशन के अंदर क्लीन करना है, अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करना है, फिर उसके बाद मसल्स को पकड़ के 90 डिग्री एंगल पे आपको इंजेक्शन देना है, और बैक पुश करके आपको चेक करना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, वेसल्स में तो नहीं गई है इंजेक्शन। ये सब स्टेप्स आपको बताए जाते हैं, वो सारा आपके क्या होता है, स्टोर रहता है ब्रेन के अंदर। और फिर नेक्स्ट क्या होता है, रिट्राइवल। तीसरा होता है रिट्राइवल या फिर रिकॉल। अब यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखी थी, अब जैसे कि आप गए पेशेंट के पास, अब वहां पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, इंजेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो आपको सारे स्टेप्स याद आ जाएंगे, आप स्टेप वाइज अपना काम कर लोगे। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दोबारा से
आपके जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आती है आपके दिमाग के अंदर, तो उसे हम रिकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स क्या हो रहा है, सबसे पहले एनकोडिंग होगी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी जो हमारा ब्रेन स्टोर कर सके। फिर स्टोरेज होगा और जब जरूरत पड़ेगी तब वो रिट्राइवल होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी की अगर हम बात करें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड मेमोरी की, तो पहला होता है क्विक लर्निंग, कि जो भी लर्निंग एबिलिटीज होंगी वो बहुत फास्ट होगी। जो भी नई इंफॉर्मेशन होगी उसे कोई, अगर किसी की मेमोरी अच्छी है तो वो जल्दी से उसे कैच कर लेगा। क्विक रिकॉल होगा, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आपसे अगर पूछा जाता है तो आप तुरंत से रिकॉल कर सकते हो। एक्यूरेसी, जो भी रिकॉल की गई इंफॉर्मेशन होगी वो करेक्ट होगी, उसमें कोई भी एरर्स नहीं होंगे। लॉन्ग रिटेंशन सॉरी लॉन्ग रिटेंशन, यानी कि इंफॉर्मेशन रिमेन स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लंबे समय तक इंफॉर्मेशन स्टोर रह सकेगी। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन यानी कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशंस। सिस्टमैटिक स्टोरेज, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज प्रॉपरली इन द माइंड, यानी कि एक लेवल होता है ना कि कैसे कैसे हमारे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन, हमारे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होगी, एक प्रॉपर उसका लेवल रहेगा। ईज ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि रिकॉल, रिकॉल करना बहुत ज्यादा आसान होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी वर्बली या फिर रिटर्न में भी आप रिकॉल कर पाओगे। एग्जाम में क्या होता है, वाइवा के अंदर हमसे वर्बली पूछी जाती हैं क्वेश्चंस को, और रिटन एग्जाम्स के अंदर हमको लिखने होते हैं आंसर, जो भी हमको लेक्चर में पढ़ाया गया होता है हम उसको वहां पे हम रिकॉल करके लिख रहे होते हैं। अडेप्टेबिलिटी, पर्सन कैन अप्लाई लर्नड नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। ठीक है, प्रॉम्प्ट फॉरगेटिंग ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशंस, जैसे जो भी यूजलेस इंफॉर्मेशन होंगी उन्हें फॉरगेट कर दिया जाता है, यानी भूल जाता है, मेमोरी वो सब कचड़े हटा देती है, फालतू की चीजें याद नहीं रखती है। ये फॉरगेटिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी इसी वीडियो के लास्ट में है। नेक्स्ट फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो मेमोरी क्या होती है, तीन टाइप की होती है। पहली होती है सेंसरी मेमोरी, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसे एसटीएम भी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ये एलटीएम, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी क्या होती है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आप कह सकते हो। जैसे हमने मान लो किसी पेशेंट को रोते हुए सुना, एक सेकंड के लिए हम देखेंगे हाँ कौन रो रहा है, ठीक है, हाँ थोड़ी देर बाद हम भूल जाएंगे उस चीज को। तो ये क्या हुआ, सेंसरी मेमोरी है। फिर मॉनिटर का अलार्म अगर हमको सुनाई दिया तो वहां हम जाएंगे, देखेंगे हाँ ठीक है, फिर वो थोड़ी देर बाद हमारे दिमाग से निकल जाती है चीजें। आप देखते होगे रास्ते से आप चलते हो, बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं, क्या आपको सब कुछ याद रहता है? नहीं याद रहता ना। अगर लेकिन आप ये सोच के चलो कि मुझे आज ये कंपनी की कार देखनी है रोड पे, बहुत सारी दिखेंगी, और जिस दिन आप कुछ भी नहीं सोच के जाओगे आपको एक कार याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है, आप जिस चीज का टेंशन देते हो आपको वो चीजें याद रहती हैं, और ऐसे देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और ये सेंसरी मेमोरी क्या है, देखो आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले सेंसरी इनपुट आया, यानी कि कुछ देखा आपने, कुछ सुना, वो आया हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आपने वहां पे अटेंशन दे दिया, यानी ध्यान दे के आप मान लो बाइक चला रहे थे, रास्ते में कहीं पे कुछ हुआ है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वहां पे अगर आप रुक गए, थोड़ी देर आपने वहां पे ध्यान दिया, तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। और अगर आप वहां नहीं रुके, आप सीधा सीधा अपना निकल गए, वहां पे अटेंशन आपने नहीं दी, तो वो भी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आप भूल जाओगे एक दो दिन के अंदर। ठीक है, और वहां पे अगर ध्यान दे दिया तो वो आपको कुछ टाइम तक शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर रहेगा आपको। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आने के बाद अगर आप वहां पे रिहर्सल करने लगो, वो बात को आप किसी और को बताओ, फिर वो आपसे उस चीज के बारे में बात करने लगे, ऐसा मतलब आप घर आओ, अपनी वाइफ से, अपनी कॉल करके अपनी गर्लफ्रेंड से आप बता रहे हो कि यार मैं आ रहा था, रास्ते में यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे उसको यहाँ सर पे चोट लगी थी। तो आप उसे बताए, तो अब वो पूछेगी कैसे एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से था कि कार से था, बाइक वाले को टक्कर कार वाले ने मारी थी कि बाइक वाले की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। ये सब चीजें अगर वो बात करने लग गई तो वो और ज्यादा आपके दिमाग के अंदर बार बार रिहर्सल होगा उसका, और वे फिर कहाँ चला जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा, जहां से
बहुत लंबे समय तक इंफॉर्मेशंस वहां रहती हैं, यानी कि ऐसे मान सकते हो कि ये कुछ सेकंड्स के लिए है, ठीक है, सेंसरी मेमोरी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, कुछ मिनट से लेके कुछ दिनों तक की है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है आपकी, मान लो हफ्ते से सालों तक की रहेगी, ठीक है, ईयर्स तक की आपकी मेमोरी रहेगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का क्या बोलते हैं, होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर few seconds to minutes remembering a patient's BP until it is written down। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल है आपके हॉस्पिटल के लिए, मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल्स रख रखे हैं। यानी कि सेंसरी मेमोरी का आप याद रखना, किसी पेशेंट को आपने रोते हुए देख लिया तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आप जैसे किसी पेशेंट का बीपी लिए, अब उसके बाद आप कुछ और काम करने लगे, बट उसका बीपी आपने याद रखा है क्योंकि आपको लिखना है फाइल पे, फिर आपने लिख दिया, उसके बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या होता है, ये परमानेंट स्टोरेज होता है इन्फॉर्मेशन का। हो सकता है आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओ, कुछ सालों के बाद भूल जाओ। जैसे कि आप मान लो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट याद रखते हो एग्जाम के लिए, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा शुरू में स्केलेटल सिस्टम, आप वो पूरा एंड आपका जब तक नहीं हो जाएगा फर्स्ट ईयर का एग्जाम तब तक याद रखोगे, उसके बाद भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो याद रहेगा आपको, आपका सेकेंड ईयर में काम आएगा मेड सर्ज में, ठीक है। तो ये होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी की अगर हम बात करें तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि अटेंशन और कंसंट्रेशन, जितना अच्छा आप अटेंशन पे करोगे उतना ज्यादा आपकी मेमोरी के अंदर वो बात रहेगी। जैसे लिसनिंग केयरफुली ड्यूरिंग अ नर्सिंग प्रोसीजर डेमो हेल्प्स रिमेम्बर स्टेप्स। अब ध्यान से अगर कोई प्रोसीजर को सुन रहे हो तो वो आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा, मेमोरी के अंदर चला जाएगा। इंटरेस्ट, अब मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है एनाटॉमी में, या कोई का मान लो कोई सिस्टम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, नर्वस सिस्टम पसंद नहीं है किसी को, तो अब जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो वहां पे जल्दी से आप रिकॉल नहीं कर पाओगे और जल्दी से आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे इंफॉर्मेशंस को। मोटिवेशन, अब क्या है, अगर मान लो मोटिवेटेड नर्स रिमेम्बर्स पेशेंट केयर प्रोटोकॉल्स बेटर। जो भी मान लो मोटिवेटेड नर्स है, जिसे बनना है नर्स, तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर डिजायर्स होंगी तो वो और अच्छे से काम करेंगी उस पर। इमोशनल स्टेट, मॉडरेट इमोशंस हेल्प, हाई स्ट्रेस हिंडर्स रिकॉल। यानी कि अगर मान लो मॉडरेट इमोशंस हैं तो आप आराम से रिकॉल कर लोगे चीजों को। बट अगर मान लो आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, तो क्या याद आएगा आपको, कुछ भी नहीं याद आएगा। जैसे आप वाइवा में गए, वहां पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपको डर लग रहा है यार क्या होगा, क्या पूछेंगे सर या मैम, तो वहां पे आप वो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछेंगे ना तो भी आप नहीं बता पाओगे वहां पे। एसोसिएशन यानी कि लिंकिंग न्यू इंफॉर्मेशन विथ नोन फैक्ट्स टू इम्प्रूव मेमोरी। जैसे लिंकिंग हार्ट एनाटॉमी विद ब्लड सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट, जैसे आप कोई भी चीजों को, दो चीज को लिंक करके पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे आप अगर मान लो एनाटॉमी पढ़ी आपने हार्ट की कि चार चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है, फिर वहां से आपका पल्मोनरी सॉरी एओर्टा जुड़ी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ोगे तो जब आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे होगे तो आपको इजी रहेगा कि हाँ यहाँ से ब्लड आया इधर से निकल गया, तो आपको पूरा याद हो जाएगा अच्छे से। रिहर्सल एंड रिवीजन, अब जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे चीजों को, उतना अच्छे से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी चीजें और याद रहेगा आपको। नेक्स्ट फिर है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अब फिजिकल फैक्टर जैसे कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपने सही से खाना नहीं खाया है, भूखे हो, हेल्थ ठीक नहीं है, तो घंटा कुछ याद रहेगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा, ठीक है। अगर सही से आप रेस्ट नहीं करोगे, सही से आप नींद नहीं लोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से सोना होता है। और एग्जाम में होता भी है कि ज्यादा नींद आने लगती है, आपने नोटिस किया होगा। कैसे तो हम लोग 5-6 घंटे सो के भी रह लेते हैं एकदम सुकून से, बट एग्जाम टाइम में जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको नींद भी बहुत ज्यादा आने लग जाती है। एज
एज की वजह से भी जो मेमोरी होती है वो यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, शार्प होती है, तो वहाँ पे जल्दी से कोई भी चीज़ आप समझ सकते हो, नई स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो। बट ओल्ड एज में मेमोरी क्या होती है, वीक हो जाती है, तब आप उतनी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। ब्रेन कंडीशन, इंजरी और डिजीज रिड्यूस मेमोरी पावर। इंजरी की वजह से या फिर कोई डिजीज हो जाए जिससे की वजह से आपकी मेमोरी हो सकता है लॉस हो जाए, जैसे कि हेड इंजरी होने की वजह से हो सकता है मेमोरी लॉस हो जाए। मेमोरी लॉस के लिए हम टर्म यूज करते हैं एमनीशिया। फिर अब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप अगर कोई शांत वातावरण में रहोगे, एकदम शांति रहेगी आपके आसपास, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे एक शांत रूम में। अब अगर मान लो आप रोड पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करो जहाँ पे साइरन बज रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, तो कुछ भी नहीं याद होगा आपको। मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग लास्ट लॉन्गर देन दी रोट, यानी कि आप मान लो किसी चीज को समझ के पढ़ रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ कब से, आप अगर समझ के पढ़ाई करते हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हो, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स का यूज करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ चीजों को और आपको रटनी ना पड़े डिफिनेशंस, क्योंकि हमारे स्कूल टाइम में होता था, हम लोग को बस रटा दिया जाता था कि ये बुक है, ये नोट्स है, इसको रट डालो। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको, ताकि आप कि एक अंडरस्टैंडिंग बने, आप समझ के पढ़ो चीजों को, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगी। टाइम ऑफ लर्निंग, अर्ली मॉर्निंग और आफ्टर रेस्ट इज आइडियल फॉर स्टडी। क्या होता है, कुछ ये होता है, कुछ लोगों के अंदर अलग होता है, कुछ को रात में ज्यादा समझ में आता है, बट मेरा क्या है, मुझे भी दिन में ज्यादा, मतलब सुबह अगर आप अच्छे से रात में नींद ले लिए 6-7 घंटे, फिर सुबह उठ के अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें याद होंगी। इसीलिए जब भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ सुबह के टाइम पे ही करता हूँ, कि तो उस समय थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा होता है, एकदम दिमाग शांत रहता है, अभी अभी सो के उठे रहते हो, तो आराम से आप अपने काम को कर पाते हो। यूज ऑफ एड्स, यानी कि अगर आपको विजुअल्स दिखाए जाते हैं, चार्ट्स दिखाए जाते हैं, निमोनिक्स बताए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई भी चीज को याद करने में आसानी होती है। जैसे कि क्रेनियल नर्व्स बड़ा टफ होता है, कि 12 पेयर्स हैं, उसको एक ऑर्डर में याद रखना होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए निमोनिक होता है, निमोनिक से आप याद रख सकते हो, मैंने बता भी रखा है, वीडियो भी है, शॉर्ट्स भी है, आप देख लेना। नेक्स्ट फिर पर्सनल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अब क्या होता है, एक्सरसाइज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि हमारा ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है। आप मान लो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, शाम के टाइम पे अगर आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है, ज्यादातर लोगों में होता है, इसलिए इवनिंग वॉक करनी चाहिए। आप इवनिंग वॉक पे चले जाओ, आधे घंटे 1 घंटे के लिए आप वॉक करो, देखो आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप फिर से आके कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि मैंने बताया, रिलैक्सेशन, योगा की वजह से स्ट्रेस कम होता है, या कोई आप गेम खेलते हो वो खेलो, लेकिन फिजिकल वाला, ठीक है, ये नहीं कि मोबाइल पे टैप पे गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स, दीज आर हार्म्स ब्रेन सेल्स एंड रिड्यूस मेमोरी। अल्कोहल और ड्रग्स क्या करती हैं, हमारे दिमाग पे असर करती हैं, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ये होता है, जो ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं या फिर कोई ड्रग एडिक्शन होता है, उनको देखो चीजें उतनी याद नहीं रहती हैं। इसीलिए जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं शाम को ये सब पैसे वैसे की बात नहीं करता हूँ, मैं सुबह बात करूंगा, जो समझदार होते हैं। रेगुलर स्टडी हैबिट्स, कंसिस्टेंट रूटीन इम्प्रूव्स रिटेंशन। अब आपका एक अगर शेड्यूल बिल्ड है कि आप सुबह उठोगे, आप पढ़ोगे, और फिर उसके बाद दोपहर में आप कुछ और काम करोगे, फिर कुछ और काम करोगे, और रेगुलरली वही काम कर रहे हो, तो आपका एक रूटीन बिल्ड हो जाएगा, जिससे कि आपका रिटेंशन बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट फिर फॉरगेटिंग क्या होता है, अभी तक तो हम मेमोरी 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 की बातें कर रहे थे, बट अब आएगा फॉरगेटिंग। क्या होता है, जो भी हमारे लिए यूजलेस इंफॉर्मेशन होती हैं, या फिर कुछ तो यूजफुल इंफॉर्मेशन भी होती हैं, वो भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि ज्यादा गैप हो जाता है, रिकॉल नहीं होता है चीजें, तो हम भूल जाते हैं। हो सकता है आपका मान लो कुछ, आप जब स्कूल में रहे हो तब आपका कोई नंबर रहा हो, या आपके पापा पास कोई नंबर रहा हो पुराना, जिसका आपको यूज नहीं है, तो वो नंबर आपको शायद आप भूल गए हो,
कोशिश करो तो रिकॉल करने की, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, मेमोरी अच्छी है आपकी, और नहीं याद आता है तो यानी कि वो फॉरगेट हो गया। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर टू रिमेम्बर और लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल प्रीवियसली लर्न्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी हमने याद किया होता है, जो भी लर्न किया होता है, वो अब हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, रिमेम्बर नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। जैसे कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के साथ में, क्वेश्चन आया, ठीक है, वहाँ पे पूछा आपसे, मान लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रग का नेम पूछ लिया, डॉट्स थेरेपी पूछ लिया मान लो, ठीक है, डॉट्स थेरेपी पूछ लिया। अब आपको फॉर्म, इसका फुल फॉर्म याद आ जाएगा डायरेक्टली, ऑब्जर्व, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, सब याद आ गया। अब उसमें ड्रग्स नहीं याद आ रही हैं, हो सकता है आपको शॉर्टकट भी याद आ जाए, HRZE याद आ जाए। अब इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं आप ये सोच रहे हो बहुत देर तक और नहीं याद आ रहा है, यानी कि ये फॉरगेट हो गया है, ठीक है। इसके कॉजेस क्या होते हैं, फॉरगेटिंग के कॉज क्या होते हैं, ये हम समझ लेते हैं। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फॉरगेटिंग, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट सिलेबस में है तो हमें पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन क्या है, इफ अटेंशन इज नॉट फोकस्ड व्हाइल लर्निंग, इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर्ली इनकोडेड। अगर मान लो आप सही से ध्यान नहीं दोगे, पढ़ाई करते टाइम क्लास में ध्यान नहीं दोगे, फोन में चैट कर रहे होगे पीछे बैठ के, तो आपको नहीं याद रहने वाला है। डिसयूज या डीके, मेमोरी फेड्स अवे व्हेन इट इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप मान लो फर्स्ट ईयर को रिवाइज नहीं करोगे सेकेंड ईयर के अंदर, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी मेमोरी धीरे धीरे वो सब चीजों को पीछे छोड़ती चली जाएगी, भूल जाओगे आप। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी कि प्रीवियस लर्निंग और न्यू लर्निंग इंटरफेयर्स विद रिकॉल, कंफ्यूजिंग बिटवीन टू सिमिलर ड्रग नेम्स। मान लो डाइजेपाम और लोराजिपाम के अंदर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, तो इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। मतलब दो चीज मान लो सिमिलर चीजें आ गई, अब हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सा क्या होता है। टाइप्स, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ओल्ड लर्निंग डिस्टर्ब्स न्यू लर्निंग, ये प्रोएक्टिव होता है। और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि न्यू लर्निंग डिस्टर्ब्स ओल्ड लर्निंग, ठीक है। जैसे मान लो पहले से कुछ पढ़े थे, ठीक है, अब उसमें आपको कुछ और नया बता दिया जाता है, कहीं पे कुछ गलत लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाते थोड़ी देर के लिए, अरे यार ये तो मैंने कुछ और पढ़ा था यहाँ पे, फिर आप चेक करने लग जाते हो। या फिर मान लो आप कुछ नया पढ़ रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से पुरानी वाली लर्निंग डिस्टर्ब हो रही कि अरे यार ये सही है कि वो सही था, तो यही होता है इंटरफेरेंस। नेक्स्ट फिर रिप्रेशन, रिप्रेशन अनप्लेजेंट मेमोरीज आर अनकॉन्शियसली पुश्ड आउट ऑफ अवेयरनेस। जैसे कि मान लो आप अभी स्टूडेंट हो, आप जाओगे हॉस्पिटल के अंदर, तो हो सकता है आपके सामने ऐसे केस भी आए जिसमें पेशेंट पहले से बीडी रहे यानी कि ब्रॉड डेड रहे, या फिर आपके सामने वार्ड के अंदर इसकी डेथ हो जाती है, तो ये क्या था, एक ट्रॉमेटाइज इवेंट था, आप इसे भूल जाओगे धीरे धीरे करके, खुद ही भूल जाओगे, क्योंकि ये सब चीजें होता है, आपको सिखाया जाएगा आपके सीनियर्स के थ्रू कि ज्यादा देर तक आपको फोकस नहीं करना होता है, कोई भी डेड पेशेंट है आपने एक बार देख लिया बस, अब उसको साइड कर दो और उसके अपना घर वाले लेके जाएंगे, आपको वहां पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है उनके बीच में, नहीं तो बाद में आपको इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ये आपके सीनियर सिखाएंगे, मुझे भी सिखाया था, ये आपको आई कांटेक्ट नहीं करना होता है डेड बॉडीज से, एक 10 सेकेंड से ज्यादा का आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है, डॉक्टर हैं वो अपना डिक्लेयर करेंगे, आपको हट जाना है वहां से। इमोशनल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स यानी कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, एंजाइटी है आप, ये तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। मान लो आपका एक आंसर बचा हुआ है, अब टाइम बचा हुआ है 2 मिनट एग्जाम में, तो आप इतना ज्यादा वहां पे एंजाइटी होगी, नर्वस होगी, जो चीजें आती हैं आपको, ठीक है, आप एग्जाम से निकलोगे आपको लगेगा अरे यार सब तो आ रहा था, मुझे पूरा आंसर आ रहा था, बट वहां पे एंजाइटी इस लेवल की होती है, नर्वसनेस इस लेवल का होता है, आप वहां पे नहीं रिकॉल कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे आंसर को। ब्रेन इंजरी और इलनेस की वजह से हो सकता है आपके हिप्पोकैम्पस या ब्रेन के ऐसे एरिया पे अफेक्ट हो जाए, हिप्पोकैम्पस होता है जहाँ पे मेमोरी जो अफेक्ट करता है, तो अगर इंजरी हो गई वहां पे तो हो सकता है आपका मेमोरी लॉस हो जाए, हेड इंजरी की वजह से भी मेमोरी लॉस होता है।
तो ये था हमारा वीडियो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।